समादृत परम आदरणीय और शिक्षण जगत के आदर्श इस सभा के अध्यक्ष माननीय अशोक बाबू, हमारे अभिभावक गण जो इस मंच पे आसीन हैं, और मैं जानता हूँ अपनी आत्मभिज्ञा से और प्रज्ञा से कि हमारे बड़े भाई और अभिभावक आदरणीय संजय पासवान जी की जो भी प्रेरणा है वो मगध को लेकर अपने निरंतरता को अभी तक बनाए हुए है। जैसे ही मेरे पास ये संदेश आया तो मैं समझ गया था, मैं बाहर था और कल रात इस कार्यक्रम के लिए मैं वापस लौटा हूँ। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो मैं वहाँ से अनुमति लेकर आ गया कि मगध भूमि का और मगध के गुणता का, मगध के औदार्य का, मगध की सांस्कृतिक अस्मिता का यदि कोई प्रश्न है तो हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात है कि मगध के लोगों की पहली प्रशंसा ब्राह्मण साहित्य में नहीं है। वहाँ तो मागध एक गाली है, एक अब्यूज है, और जिनके पास भी कोई इतिहास दृष्टि है, जो इस देश की सामाजिक सर्वसमावेशिता और समरसता के इतिहास में विश्वास रखते हैं, तो उनके सामने एक यक्ष प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि जिस मगध को संपूर्ण एशिया के सांस्कृतिक विकास में, वैज्ञानिक विकास में एक केंद्रीय स्थल के रूप में देखा जाना चाहिए, उस मगध शब्द से उत्पन्न वहां के लोगों के लिए मागध एक गाली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं, और ये सब विडंबनाएं कहां से खड़ी हुई, इस पर भी एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स होना चाहिए। उस डिस्कोर्स में मैं नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति है कच्चान, और उन्होंने एक वाक्य लिखा, सा मागधी मूल भाषा। हम उसमें जोड़ देते हैं, सा मागधी मूल संस्कृति। मगही ही मूल संस्कृति भी है, मगही इस राष्ट्र की मूल भाषा है। यह भी एक सुसम्यक विमर्श का विषय हो सकता है। इतिहास में एक प्रचलित आभाणक है, मगधाधिपति जगताधिपति। मगध का जो अधिपति है मानो जगत का अधिपति है। अब एक मगध की प्रशंसा किसने किसने की है, वो समय तो बड़ा अत्यल्प है और इसलिए मैं कुछ बिंदुओं को छूऊंगा। सबसे पहले मगध की प्रशंसा जैन साहित्य ने की है। जबकि बुद्ध को संजय वहीं मिले, वासत्य वहीं मिले, नदी काश्यप वहीं मिले, गया काश्यप वहीं मिले, बुद्ध को बुद्ध बनाने वाले धम्म सेनापति सारिपुत्र भी वहीं मिले, मौदगल्यायन भी वहीं मिले, और मृत्युशैया पर पड़े बुद्ध ने मगध के दाय को स्वीकार किया, वहां की वैदुष्य परंपरा को स्वीकार किया। जब राहुल संघाटी में, चिवर में, मगध के गांव अंबखंड, जिसको अपसड़ कहते हैं, जहां से आदित्य सेन का विराट अभिलेख मिला है, तो राहुलोवाद सुत बौद्ध धर्म की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि बुद्ध ने कहा कि इस गांव के लोग अत्यधिक प्रज्ञावान हैं, और इसलिए राहुल आज तक जो समुपदिष्ट ज्ञान है उसका प्रकारांतर में तुम विस्तरण चाहते हो, विस्तार चाहते हो, तो इस गांव के लोगों से वार्ता करो। हम लोग सभी जानते हैं कि नालंदा एक विराट विश्वविद्यालय था, और अब हम लोग इस बात पर नालंदा मॉडल ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बल्कि जब से मुझे इंडियन नॉलेज सिस्टम का चार्ज मिला है अपने विश्वविद्यालय में,
मैंने नालंदा मॉडल ऑफ एजुकेशन और विश्व में विश्वविद्यालय सेंटर्स फॉर यूनिवर्सल नॉलेज का उदय कैसे हुआ, यह ध्यान में रख के काम होगा। मगध के इतिहास की एक एकांगी व्याख्या है कि वो बौद्ध का क्षेत्र केवल है, वो जैन धर्म का केवल क्षेत्र है कुछ अंशों में। पर ये जैन पहले लोग हैं विमर्श में जो मगध भूमि की भूरिशः कोटिशः प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और उसके कारण उनके तीर्थंकर नहीं हैं। एक नाम है, एक गांव है केंदौल नवादा जिला का, जहां से सर सांसद रहे हैं। नवादा के पास है गणधरों में, श्रुति वाक्य प्रमाणज्ञों में पहला जैन धर्म में श्रुति वाक्य प्रमाणज्ञ नवादा के एक गांव में हुए थे, जिनका नाम गणधर गौतम था। और यह गौतम गणधर, जिसको सारे पूर्वांग याद थे और जिसकी स्मृति शक्ति ने कालांतर के जैन साहित्य को प्रभावित किया है, इसने सबसे पहले मगध भूमि के गौरव की बात की है। मगध पे गौरव अशोक को भी है, जैसा आपने अभी अभी हमारे अभिभावक जी ने बताया। भब्रू के अभिलेख में राजस्थान में उन्होंने मगध राज शब्द का प्रयोग किया। कालांतर में दो अन्य अभिलेखों से भी, मास्की और गुर्जरा से भी, हमें यह पता चला कि अंग्रेज जिनको श्रीलंका के देव नाम भी ये कह रहे थे, वो श्रीलंका के नहीं थे, वो मगध के थे। लेकिन मगध कितना विराट है, और हम यदि कहें कि मगध का विस्तार ही भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में उदय है, तो इसमें कोई गलती नहीं। मगध ही वो भारत संकल्पना को जन्म दे रहा है। तस्मा अग्निर्भारत, भारत अग्नि स्वरूप है, ये मंत्र मगध की उपज है। जिस कवि कालिदास ने, देखिए मगध का इतिहास छीना जा रहा है, आज गीतों को छीना जा रहा है, जाने अनजाने, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। आपने अच्छा कहा, हमारा भोजपुरी से कोई प्रतिरोध नहीं है, मैथिली से हमारे अंतस्थल का, हृदय अंतस का एक संबंध हो सकता है, लेकिन मगही गीत को यदि मैथिली कहा जाएगा तो हो सकता है मैं विरोध में खड़ा होकर कहूं, क्योंकि राम के विवाह की गीत की परंपरा मिथिला की परंपरा नहीं है। और उसका एक महानायक महाकवि है जिसने राम सखा संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, जुनकिया बाबा सरकार। यह वो गीत का विशुद्ध मातृक स्वरूप जो है, उसका स्फुटन झुनकिया बाबा सरकार के हृदय से हुआ, और उनकी परंपरा में आने वाले स्नेहलता जी ने उनके बहुत सारे गीतों को और कालांतर में नवीन गीतों की भी उन्होंने सर्जना की, जिससे उस पर मैथिली प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन हमें वो मैथिली क्यों दिखता है? क्योंकि मगध का व्यक्ति मगध के इतिहास को लेकर कितना सचेष्ट है, अपनी भाषा को लेकर कितना सचेष्ट है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। पर हम चलिए, मगध वाले गौरव इसलिए कहते हैं कि इस देश के अभिलेख में भारत को पहली बार किसी ने जम्बूद्वीप का अपने हृदय के आगार को खोलकर, तो मगध ने कहा लोका जम्बूद्वीपस्य। आज हम कहते हैं हम भारत के लोग, ये मगध शासकों के अभिलेख में लिखा गया हम जम्बूद्वीप के लोग। और ये जम्बूद्वीप भूगोल है, ये भारतवर्ष भूगोल नहीं है। इसकी परिभाषा गढ़ी, हम कालिदास का प्रसंग भूल रहे हैं। कालिदास क्यों मगध के थे? आचार्य किशोर कुणाल जी दिवंगत हो गए, लेकिन उनका एक मैंने संभाषण कराया था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख दिया। तब मैं म्यूजियम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था। एक कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ था। सबसे बड़ी प्रामाणिकता क्या है कि कालिदास मगध के थे? शकुंतला जब अपनी सहेली प्रियंवदा से बात करती है, जब दो सहेलियां बात करती हैं,
तो वो प्रदेश मातृक भाषा में बात करते हैं। वो भाषा जो उनकी आत्मिक भाषा है, वो भाषा जो उनकी भावाभिव्यंजना के सरस प्रवाह में सक्षम भाषा है। शकुंतला प्रियंवदा को जिस भाषा में संप्रेषित कर रही है अपनी व्यथा को और अपने पिता कर्म से पारगमन दुरागमन की बनती हुई स्थिति को, वह भाषा मागधी प्राकृत है। और कालिदास यदि दो सखाओं की भाषा में मागधी का प्रयोग कर रहा है तो वो कालिदास निश्चित रूप से मगध की भूमिका है। हम कालिदास को और क्यों महत्वपूर्ण मान सकते हैं? मगध दृष्टि को समझने के लिए उनकी एक पुस्तक है जो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम पर है। और आप अग्निमित्र को जानते हैं, मालविका अग्निमित्रम। संस्कृत के विद्वान हमारे सत्येंद्र सत्यार्थी जी और इस राष्ट्र की राष्ट्रवादी धारा के कवि यहां बैठे हैं। तो इस पुष्यमित्र शुंग के उस नायकत्व का गौरव जिसे गार्गी संहिता ने लिखा, पुष्यमित्र शुंग द्विरस्वमेघ याजी काश्यपो सेनानी द्विजा, जिसने डिमेट्रियस और मिनेंडर को पराजित करने के बाद 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। आज हम अयोध्या को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं। संभव है कि भगवान राम ने किसी विस्मृत कालातीत में कोई अश्वमेघ यज्ञ किया हो जो आभानक और कथा के रूप में हमारे पास विद्यमान है, क्योंकि यह तथ्य कंबन से लेकर राधे श्याम रामायण तक, राम की एन तक, राम कीर्ति तक लिखा गया है। कम से कम 26 रामायण ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। लेकिन यदि इतिहास का व्यक्ति थोड़ा निष्ठुर होकर उसको क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहे, विज्ञात इतिहास के रूप में देखना चाहे, तो पहला विज्ञात इतिहास का महान क्षण वो है जब अश्वमेध यज्ञ के लिए अयोध्या जहां युद्ध संभव नहीं है, अवध जहां वध संभव नहीं है, वहां के अयोध्यागार में, जय स्कंधावार में मगध का सेनापति, जो कभी स्वयं को न सम्राट कहा न राजा कहा, वो उपस्थित हुआ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मगध वाले थे जिन्होंने अयोध्या को अयोध्या बनाया। और आज भी आपको बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए टिकारी राजा ने पहल की थी, जिसके ऊपर आनंद यांगनी और क्रिस्टोफर बेली ने भी लिखा। लेकिन वहां गोकुशी हुई थी, इसलिए 250 एकड़ में आज भी वहां जाके लव कुश मंदिर हो, आज भी वहां जाकर आप देखिए भुवनेश्वरी कुंवर का जो स्थान मंदिर का, अमावाराज मंदिर का है, जिसमें आज दक्षिण के मठ श्रृंगेरी मठ चल रहा है, जिसमें राम कचहरी है, वो मगध वालों का बनाया हुआ है। और ये मगध वालों ने जाकर अयोध्या में अपना स्थान सुनिश्चित किया। अयोध्या का प्रेम हमारा इतना गहरा रहा। और वहां के जो राजा कहे जाते हैं मिश्रा जी, वो अपने मगध के साथ द्वीपी हैं, और टिकारी राजा ने उनको वहां स्थान दिया था। बाद में अवध ने उनको वहां राजा का दर्जा दिया। वो मगध की परंपरा के हैं। मगध के बारे में हम लोगों को इतिहास में आते आते छोटी मोटी बातें बताते हमारे इतिहास को खींचने की कोशिश हुई है। गुप्तों की राजधानी प्रयाग में थी कि उज्जैनी में थी, और ये इतिहासकारों ने इस पर इतना लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने उज्जैन को उनकी राजधानी माना है। लेकिन एक अभिलेख है, उदयगिरी के प्रस्तर खंड पर शंख लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख है, जिसमें सेनापति साब वीरसेन लिखता है कि मैं पाटली पुत्र पुराधीश्वर महाराजाधिराज सकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चक्रवर्ती गल के साथ पाटलिपुत्र लौट रहा हूं। कैसे संभव है?
जिस राजा के साथ पाटलिपुत्र पुराधीश्वर लिखा हुआ है, उज्जैन उनकी द्वितीय राजधानी थी और उज्जैन हमारा प्राइम मेरिडियन था। अब एक छोटी सी बात करेंगे। दुनिया की परिचर्चा में एक आलोक कुमार ने आर्यभट्ट को लाया है, जो रीजनल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं, और ये तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके जो विज्ञान और गणित के प्रभाव को जानते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा 10-20 लाइन का इसमें इसलिए लेख लिखा, इस पर व्यापक कार्य करने की जरूरत है कि वृद्ध आर्यभट्ट और आर्यभट्ट ये दो नाम, आर्यभट्ट प्रथम कहिए, आर्यभट्ट सेकंड कहिए, लेकिन उस इतिहास के विवाद में नहीं जाएंगे। आर्यभट्ट को हमारे वो केरल के हैं, कांग्रेस के अपने जो नेताजी हैं, सदा युवा चिर युवा जो हैं, शशि थरूर जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो मलयाली थे, वो केरल के रहने वाले थे। एक सत्य जरूर है, उस सत्य तक भी आएंगे, लेकिन क्या आर्यभट्ट झूठा लिख रहे थे जब वो लिखे कुसुमपुर अभ्यर्चित ज्ञानम, मेरा ज्ञान कुसुमपुर से अभ्यर्चित है, हमने कुसुमपुर में वो ज्ञान प्राप्त किया है। और राजशेखर लिखता है पाटलिपुत्र से शास्त्रकारा परीक्षा, ये पाटलिपुत्र है जो शास्त्रकारों की कसौटी है, यह परीक्षा लेकर तय करता है कि कौन शास्त्रकार है। यदि ज्ञान को शास्त्रोक्त बनना है, ज्ञान की शास्त्र में सन्निधि आवश्यक है, तो यह पाटलिपुत्र तय कर रहा है। ये 10वीं 12वीं शताब्दी में भी कोई कश्मीर का महापंडित राजशेखर लिख रहा है, वो नहीं लिख रहा है कि श्रीनगर में शास्त्रकार की परीक्षा होती है। एक और बिंदु है, जब कोई मंच की ओर बढ़ता है तो डर लगता है कि पर्ची आ जाएगी, और ये पर्ची क्या है, डर क्या है, वो तो छोड़ दें, हम नालंदा पर आते हैं। दून हुआंग की गुफा है और वहां खच्चरों का चित्र है। वेनसांग का छाता बिहार के सारे विद्यार्थियों ने देखा, वो पीछे से आगे की ओर टंगा रहता है। तो युवान च्वांग वो कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी है वो भारत का रत्न है, और ये रत्न जहां से मैं लाया हूं वह रत्नार्णव, रत्न सागर और रत्न समुद्र, ये 3 पुस्तकालय नालंदा के। नालंदा दुनिया में पहली दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। आज हम कहते हैं अरुणाचल हमारा है। हम मानते हैं कहीं ना कहीं कि भूटान की संपूर्ण सांस्कृतिक निधि में नालंदा का दाय, क्योंकि बुद्ध के बाद यदि कोई प्रकाश हिमालयवर्ती क्षेत्र में गई है तो 2 महत्वपूर्ण नाम है। एक नाम दीपंकर श्री ज्ञान है, जो तिब्बत का प्रकाश है, और वही लामाबाद के जनक हैं, जो विक्रमशील विश्वविद्यालय से गए। और दूसरा प्रमुख नाम पद्म संभव है, जो नालंदा की धरती से गए। हमें मानते हैं कई बार कि नालंदा जल गया और मगध समाप्त हो गया, लेकिन एक अभिलेख है जिसके ऊपर आपका ध्यानाकर्षण चाहेंगे, और ये अभिलेख बोध गया से मिला है, जिसमें ये चिंता जताई गई है कि बंगाल से संचालित, बंग भूमि से संचालित शासन के कारण, सेना के अभाव के कारण हमारे मठ और अग्रहार तोड़ दिए गए। कोई एक विहार नहीं था, नालंदा कोई एक महाविहार नहीं है, आर्य भिक्षु संघ है, फेडरेशन है वो। तेल्हाड़क प्रथम शिवपुर महाविहार है, पूर्वाराम बिहार है, घोषिताराम बिहार है, कुक्कुटाराम बिहार है, घृतांजना महाविहार है। जिस दिशा में जाइए वहां बिहार है। आज के विद्यालयों से ज्यादा संख्या परिगणित करने में यदि नालंदा को धुरी मानकर, गया को धुरी मानकर 80 की कोसी यात्रा आप कर लीजिए,
आपको पुरातात्विक गांव ही मिलेंगे और वहां मठ मिलेंगे या विहार मिलेंगे या अग्रहार मिलेंगे। और ये ज्ञान के इतने केंद्र मगध में थे। एक केवल नाम लेंगे नरोप्पा का, जो बहुत गौण सा नाम है। 15वीं शताब्दी में नरोप्पा नाम के एक विद्वान ने कालचक्र पुस्तक लिखी और उसका ध्येय था कि गणित, ज्योतिष, खगोल संबंधित संपूर्ण ज्ञान को सूत्रवत एकबद्ध कर देना। यह पुस्तक नरोप्पा की 84 सिद्ध योगियों के पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। ये 84 सिद्धों में चाहे वो तेलप्पा थे, चाहे वो नरोप्पा थे, ये मगध की भूमि के ज्यादातर लोग हैं। ये पुस्तक पहुंची तिब्बत में, तिब्बत से चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया के रास्ते से ये रसिया में, और इसमें शिल्प, वास्तु, गणित, खगोल सबका ज्ञान बहुत ही संपृक्त रूप में रखा गया। मगध में जो विचार हुआ कि नालंदा के जलने के बाद भी हमें ज्ञान की परंपरा को कैसे सक्षम और कायम रखना है, ये प्रश्न चिन्ह था। और यदि नरोप्पा जैसे विद्वान 15वीं 16वीं शताब्दी में हो रहे थे तो इसका मतलब ये था कि नालंदा के बाद भी शिक्षक संस्थान वहां एग्जिस्ट करते रहे। जैसा कि धर्मस्वामी तिब्बतन इतिहासकार ने भी लिखा है कि नालंदा नष्ट नहीं हुआ था, ज्ञान की परंपरा वहां चल रही थी। तो संभव है कि मगध वालों ने उस भस्मीभूत नालंदा के चतुर्दिक पुनः ज्ञान केंद्रों की स्थापना कर दी। और अब एक छोटी सी मौलिक बात के बाद मैं विराम ले लूंगा। ये बात है देश के सन्यासी विद्रोह की। ये बात है 1757 के पलासी युद्ध की। ये बात है 1764 के बक्सर युद्ध से भी संबंधित। क्यों ये काल महत्वपूर्ण है? मगध एक बार पुनः इस राष्ट्र के केंद्र में आ गया है, क्योंकि शाह आलम के पास बड़ी शक्ति नहीं है। मराठाओं के 3 बार मगध और बंगाल क्षेत्र में जो आक्रमण हुए उसको रोकने का कार्य सुंदर सिंह ने किया। ये मराठा दस्तावेजों में प्रमाण है। और मगध में कई राजवंश फिर से उभर रहे थे। सिसोदिया राजवंश कहां? मेवाड़ में। और उनकी परंपरा में मगध है, क्योंकि मौर्य कन्या से विवाह हुआ था बप्पा रावल का। वो सूर्य को प्रणाम करते हैं तब भोजन ग्रहण करते हैं। यह मगध ही म से मंडल, ग से गमन, ध से धारण, सूर्य के मंडल के गति के विज्ञान को धारण करने के कारण मगध कहा गया है। ये ज्योतिषीय व्याख्या है। मगध की भूमि में द्वादशादित्य की पूजा परंपरा है। इसको दोहरा दीजिए। दोहरा देंगे। देवार्क, वरुणार्क, अग्न्यार्क, पुण्यार्क, उमार्क, दक्षिणार्क, इन नामों से एलार्क। मगध की भूमि पे कितने ही सूर्य मंदिर प्रतिष्ठापित हैं। और जो गया विष्णु पाद है उसके बारे में हमारी ज्योतिषीय अवधारणाएं क्या कहती हैं वो बहुत रोचक है। लेकिन पहली महत्वपूर्ण बात, मगध की परंपरा में विष्णु और नारायण एक हैं। इसलिए हमारी बूढ़ी दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, मौसियाँ सब सूरज नारायण, सूर्य नारायण कहती हैं। यानी सूर्य का वह स्वरूप जो विष्णु स्वरूप है और विष्णु का वह स्वरूप जो सूर्य स्वरूप। और गया ही मूल क्यों है? मध्यकाल में ये अवधारणा रही कि जहां कहीं भी सनातन संस्कृति का कोई जीवांश मात्र है वो अपना पितृतीर्थ गया को मानता है। गया का तात्पर्य है गम्यमान यज्ञ। फल्गु का मतलब है जिसका फल गुह्य है। निरंजना का मतलब है जो आपके सांसारिक दृष्टि को परिवर्तित करके मायोपहत सृष्टि से बाहर निकाल लेती है।
और मोहना का तात्पर्य है कि आपको संसार के माधुर्य में डुबो डालती है। यही फल्गु जब पंचानन बनती है तो यह पंचानन विष्णु के तीर्थ के रूप में प्रकट होती है। और हम मानते हैं कि हमारे सूर्य मंडल से, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लकीर इस सृष्टि में आएगी तो वह गया क्षेत्र में आएगी, गया पाद पर आएगी। इसलिए गया पाद विष्णु पाद बन रहा है। मैंने सन्यासी विद्रोह की बात की है तो बस एक सूत्र बताते हैं। 1764 की लड़ाई मगध में होनी तय थी, बक्सर में नहीं। युद्ध का सारा जाल, सारा चक्रव्यूह आज जो अपना दाऊद नगर का क्षेत्र है यहां पर बिछा दिया गया था। लेकिन एक विडंबना थी, और वो विडंबना क्या थी कि हेक्टर मुनरो, जिसको लड़ाई लड़नी थी, वो चाहता था हर हालत में लड़ाई यहां हो, और बनारस का राजा ये नहीं चाहते थे बलवंत सिंह की लड़ाई दाऊद नगर के पास हो, वो उनके क्षेत्र के नजदीक हो, बक्सर के आसपास हो, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना नहीं था। अभी बड़ा प्रश्न है कि उनको युद्ध लड़ना क्यों नहीं था। बड़ा सपाट देखेंगे तो उन्होंने तो मीर कासिम को धोखा दे दिया, उन्होंने शाह सुजाउद्दौला को धोखा दे दिया, शाह आलम को धोखा दे दिया। ये तो राष्ट्रीय अन्याय है, देश के साथ धोखा है, उनको भी जयचंद बना दो। जबकि जयचंद बड़े परमार्थी थे, उनको भी उनके साथ ऐतिहासिक न्याय होना चाहिए। चंद्रावल का युद्ध जिस तरह से उन्होंने लड़ा वो भारतीय शौर्य की अपूर्व गाथा है, और उनका वंश आज भी जोधपुर में राठौर वंश के रूप में जीवित है। मैंने वहां पिछले वर्ष ही एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन किया इस बिंदु पर। बलवंत सिंह ने एक चिट्ठी हिंदुस्तानी लोगों को भेजा, राजाओं को भेजा, परसागढ़ के राजा बुनियाद सिंह को भेजा, फतेह बहादुर शाही को भेजा, पहलवान सिंह को भेजा, सबको भेजा। अरे टिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर, सारण, बेतिया, परसागढ़, यह क्यों इस युद्ध में शामिल है? इनका युद्ध में शामिल होना गलत है। उन्होंने कहा कि जिस मीर कासिम ने इन्हीं अंग्रेजों की होवित्तर तोपों की गोलियां और सिविल गन की गोलियां से हमें छत बिछत किया है, उसके साथ खड़ा होने का क्या अर्थ है? और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो छल कर रही है, ये भाई और भाई को लड़ा रही है, अपने फौज में भारतीयों को सम्मिलित करके हम पर गोलियां चलवा रही है, उसके विरुद्ध भी युद्ध लड़ने का क्या तात्पर्य है? ये कितने अंग्रेजों की लाश गिर जाएगी? और उन्होंने अंत में अपना दूत दशनामी नागाओं के पास भेजा और कहा कि आप लड़े नहीं, लेकिन वो लड़े और मरे। और 3 घंटे के फैसले के बाद युद्ध में जो दिखा था कि शाह आलम भी भाग गया था, मीर कासिम भी भाग गया था, और तीसरा जो सुजाउद्दौला था उसकी सेना भी भाग गई थी। इसके बाद क्या हुआ, इस देश के इतिहास में उस पर एक काला पर्दा पड़ा हुआ। लिखा तो वारेन हेस्टिंग्स ने सच है, पर उस सच में एक ही चीज सच है और एक बड़ा झूठ है कि वो केवल सन्यासी विद्रोह था। ऐसा नहीं है। मगध में एक गीत है, वो गीत में कहा गया है कि गया के गया गजाधर जाग जाइए। आज आवाहन भवानी पाठक का है, आज आवाहन राजा फतेह सिंह का है, आज आवाहन चंदनगिरी का है, आज आवाहन बालकगिरी का है। मगध को जागना होगा और कंपनी शासन को उखाड़ फेंकना होगा। यह गीत मगध का गीत है। इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत